तहरीक इल्तिवा है, ये मेरे ख्याल में तसलसल है हमारी जो एक नेशनल फाइनेंस कमीशन के हवाले से करारदाद पिछले महीने हमने पास की, यहाँ पे अप्रूव किया। और मेरे ख्याल में बलूचिस्तान असम्बली को ये एजाज़ जाता है और हमें भी एजाज़ जाता है कि इन तमाम अमूर पे तफसीलन बहस भी हुई और हमने नेशनल फाइनेंस कमीशन के हवाले से अपने दोस्तों को, हुकूमती अरकान को, और उस वक्त भी यही कहा था कि एक बरादराना मशवरा है और मुफ्त मशवरा है कि आने वाले NFC में हुकूमत बलूचिस्तान को कौन से मुश्किलात और कौन से चैलेंजेस दरपेश हैं। मैंने उसी वक्त भी उसी अपनी जो कुछ 35 मिनट्स या 40 मिनट 40 मिनट की लंबी मैंने अपनी जो करारदाद की जो तकरीर थी NFC से मुतल्लिक, उसमें ये पेशन गोई पूरे पाकिस्तान में पहली दफ़ा हमने की थी कि 8.2% यानी 8.2% जो है NFC में कट लगाने की या उसको कम करने की बात ये केयरटेकर दौर से शुरू हो गई थी। लेकिन फिर यहाँ पे जब हम करारदाद लाए थे उसका मकसद भी यही था कि हम हुकूमत को बताना चाह रहे थे कि वो बलूचिस्तान असम्बली में एक बहस के ज़रिए से कि वो उनको कॉन्स्टिट्यूशन पहले पढ़ना चाहिए। हम वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्यादी हैं, लेकिन वहाँ पर अगर वज़ीर इत्तलाहात आईन को पढ़े बगैर, आईन को समझे बगैर, वफाक और सूबे के माबैन मुहासिल की तकसीम से मुतल्लिक एक मुकम्मल चैप्टर है इस कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर उस चैप्टर को वो नहीं पढ़ते बैठते हैं तो हर जगह वो गाली गलोच वाली बात नहीं होती, सूबों के हक़ और हुकूक पे डाका ज़नी की बात नहीं हो सकती। तो मेरे ख्याल में मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा जो आर्टिकल 163 कॉन्स्टिट्यूशन का, इट्स क्लियरली स्टेट्स कि आप सूबों के हिस्से को या सूबों के जो गुज़िश्ता NFC है, यानी गुज़िश्ता से मुराद अभी जो एक NFC 2010 में आई, जुलाई 2015 में वो एक्सपायर हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। जो नई NFC आएगी उसमें एक नया तरीक़ाकार बनेगा, उसमें नई कमीशन बनेगी। और हमने अपने सूबे में जो भी दोस्त हैं, बिलखुसूस फाइनेंस मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, देखिए मुझे अभी भी खदशा है और ये खदशे को मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ। मेरे भाई ने नसरुल्लाह साहब ने यह बात की कि मुझे हुकूमत बलूचिस्तान के हुकूक के हवाले से बहुत ही दीदा दिलेरी के साथ वहां पर जंग लड़ने में मुझे कोताही और कमी नजर आ रही है। हुकूमत बलूचिस्तान ने उस करारदाद में हमारा साथ दिया, मुत्तफ़िका तौर पर हमने करारदाद मंजूर की। उस करारदाद की मंजूरी के वक्त भी मैंने यही तजवीज़ पेश की थी कि जनाब स्पीकर, कि करारदाद जो हम मंजूर करते हैं, जिसका जिक्र अभी नवाब रहसानी साहब ने भी किया, कि हमारे करारदाद को इसलिए अहमियत नहीं दी जाती कि हम अपने करारदाद को फॉलो अप नहीं करते, हम अपने करारदाद की पैरवी नहीं करते इस्लामाबाद की सतह पर। पैरवी हम एक चीज महसूस कर रहे हैं कि हुकूमत ने अपोजिशन को अभी तक कभी सीरियस लिया भी नहीं। बहुत से मामलात में, बलूचिस्तान में बहुत से मामलात है, जिलों की सतह पर हैं, इलाकों की सतह पर है, वो ये समझते हैं कि जी जो अपोजिशन में गए, अपोजिशन में उनका बलूचिस्तान की सियासत से, इंतजामी अमूर से, बलूचिस्तान के समाजी और माशरती मामलात से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो वो अगर इस तरह की गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, इसीलिए इस्लामाबाद वो करारदाद ले जाया नहीं गया। होना तो यही चाहिए था कि उस करारदाद के बाद हमने वजीर आला को एक लॉन्चिंग पैड दिया, हमने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया कि वो अपने जाके हुकूमत के लिए, जो कह रहे हैं कि 88 करोड़ रुपए इस वक्त उनके सिर्फ खजाने में पड़े हैं, उसके लिए जाके एक मुदल्लिल तरीके से बलूचिस्तान का केस लड़ें। और हमने जो नया क्राइटेरिया है नेशनली और इंटरनेशनली, जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उसकी बुनियाद पे दिया। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ उनको दोबारा दोहराना इसलिए चाहता हूं कि ये बहस दोबारा नहीं छिड़ी है। उसमें यह है कि हमने कहा था कि बलूचिस्तान में जो भी बलूचिस्तान से हमारी लीडरशिप या यहां से फाइनेंस मिनिस्टर, उसकी टीम जब NFC के हवाले से मुज़ाकरात के लिए जाएंगे तो उसमें 5, 6, 7, 8 क्राइटेरियाज हमने उनको दिए कि ये क्राइटेरियाज की बुनियाद पर बलूचिस्तान का केस चले। उसमें सबसे पहले यही था कि नेचुरल रिसोर्स इंडाउनमेंट, यानी कुदरती वसाइल के मुहासिल या फवाइद, जब तक आप कुदरती वसाइल को नेशनल फाइनेंस कमीशन का हिस्सा नहीं बनाते हैं, बलूचिस्तान को उसका ड्यू शेयर या जायज हिस्सा नहीं मिलेगा। बलूचिस्तान की तेल, बलूचिस्तान का गैस, बलूचिस्तान के समंदरी वसाइल, बलूचिस्तान में लेड, जिंक, कॉपर, गोल्ड, क्रोमाइट, ये सारी चीजें, इसको आपने नेशनल फाइनेंस कमीशन में जो है इसको एक क्राइटेरिया के तौर पर डालना होगा। दूसरा हमने कहा था कि आबादी का जो तनासुब है वो शामिल हो,
लेकिन आबादी का तनासुब जिस तरह गुज़िश्ता हमारे NFC में आबादी का जो तनासुब था वो 82% था। 82% के बजाय आबादी का तनासुब 30 से 35% पर ले आए। बाकी जो 70% जो भी क्राइटेरिया है वो कुदरती वसाइल की बुनियाद पर हो, गुर्बत की बुनियाद पर हो। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का हमने जिक्र किया था। जो गुर्बत के नए तखमीने हैं उनको आप शामिल करें बलूचिस्तान के हवाले से, उसमें बलूचिस्तान को उसका जायजा मिलेगा। तालीम को शामिल करें, एरिया को शामिल करें, रकबे को शामिल करें। मैंने उस रकबे का जिक्र उस दिन किया, काफी कंफ्यूजन आई कि जी बलूचिस्तान का रकबा कैसे 62% हो गया। बलूचिस्तान का रकबा तो 42% है, 43% है, जो हम किताबों में पढ़ते हैं बस उसी पे ही गुजारा करते हैं। लेकिन हमने कहा कि आपको किताबों से निकलना होगा। बलूचिस्तान के पोटेंशियल को, उसकी पॉलिटिकल लीडरशिप, बलूचिस्तान के अगर अपने नुमाइंदे उसके रकबे को, उसके इकोनॉमिक, उसके माशी और माशरती अहमियत को नहीं समझते हैं, बलूचिस्तान खुद एक बहुत बड़ा कॉरिडोर है, उस इकोनॉमिक कॉरिडोर की हैसियत को नहीं समझते, आप अपना केस फाइट नहीं कर सकते। आप इस्लामाबाद से इस पसमानदा हाल, तबाह हाल, बेरोजगारी, गुर्बत, जहालत में दसे हुए बलूचिस्तान के लिए कुछ ला नहीं सकते हैं। तो हमने उस वक्त भी उनको कहा था कि आप बलूचिस्तान को के रकबे को शामिल करें। आज असेंबली के रिकॉर्ड के लिए इसीलिए कि हमारे नौजवान भी पूछते रहे, हमारे काफी मेंबरान असेंबली में भी कंफ्यूजन है। बलूचिस्तान का रकबा पाकिस्तान में इसलिए 62% बनता है कि जब आप 43%, जो भी आपका 47% हमारा जो रकबा है जमीनी, पाकिस्तान का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। और पाकिस्तान का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो है हमारी जो समंदर, हमारा जो समंदर है वो तकरीबन 370 किलोमीटर तक, 370 किलोमीटर तक जब वो फैला हुआ है, और ये तकरीबन 200 नॉटिकल माइल्स बनते हैं। उसमें जनाबे वाला ये टोटल रकबा है 2,40,000 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। 2,40,000 स्क्वायर किलोमीटर में से 7,000 स्क्वायर किलोमीटर सिंध के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आते हैं, और इसके अलावा आपके तकरीबन 1,80,000 स्क्वायर किलोमीटर वो बलूचिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में है। अभी ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन डिफाइन कैसे हुआ? जनाबे वाला 1982 में, 1982 में UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी बना। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक कन्वेंशन साइन करवाया 1982 में कि समंदर की आवाज से बिजली पैदा हो रही थी, समंदर की लहरों से बिजली पैदा होनी शुरू हो गई, पानी की अहमियत बढ़ती गई, और लोग ज़ेर ज़मीन जाके समंदर के अंदर से तेल निकालने लगे, गैस निकालने लगे, सोना, चांदी, तांबा, हीरे निकालने लगे। तो कौमों के माबैन झगड़े शुरू हुए। साउथ चाइना सी का जो झगड़ा है, मलेशिया का, चाइना का, वियतनाम का, अमेरिका का, जिस पे तो ये समंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। समंदर के नीचे जमीन है, ऊपर पानी है, तो पानी और जमीन ये तो इस जमीन से ज्यादा उसकी अहमियत बनती है। तो जनाबे वाला फिर 1982 में एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी बना। उसके तहत पाकिस्तान को एरिया डिफाइन किया गया। लेकिन क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी, उस वक्त ये हमारे यहाँ जिस तरह भी गूगल है, मैपिंग है, ये एरियाज इतने मुनासिब नहीं थे, तो उस वक्त भी पाकिस्तान को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कम मिला। फिर जाके अभी रिसेंटली, कोई 1 साल पहले की बात है, कि पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में 150 किलोमीटर का मजीद इजाफा हुआ। तो इसमें से 1 लाख, और इसके सॉवरन राइट्स, इसके मुकम्मल जो राइट्स हैं वो उस मुल्क के होते हैं। अब क्योंकि ये मुल्क, ये समंदर, ये बलूचिस्तान के साथ लगता है, जो इसके नीचे जमीन है, और इसके समंदर में जितनी भी उससे, चाहे उसकी लहरों से आप बिजली पैदा करें, उसके ऊपर चलने वाली हवाओं से बिजली पैदा करें, लेकिन इसके जेर जमीन अगर कोई मादनियात डिस्कवर होते हैं, ये जनाबे वाला बलूचिस्तान के राइट्स हैं। गो कि ये फेडरल सब्जेक्ट है, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को उन्होंने फेडरल सब्जेक्ट रखा हुआ है, लेकिन एरिया जनाबे वाला वो बलूचिस्तान का बनता है। बलूचिस्तान की बदबख्ती यही है ना, तो हमने बलूचिस्तान के, अपने हमेशा यही रोते हैं कि बलूचिस्तान को, जब तक बलूचिस्तान की अपनी सियासत और क़यादत बलूचिस्तान की अहमियत को, सीपैक में बलूचिस्तान कॉरिडोर है, बलूचिस्तान का कॉरिडोर 1 मिनट के लिए आप रोक दें, आपका बाकी सीपैक का कंसेप्ट ही ओवरऑल, बल्कि OBOR जो चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, उसके 6-7 सीपैक उनमें से सबसे बड़ा कॉरिडोर है। लेकिन उस कॉरिडोर में से अगर बलूचिस्तान को निकाल दिया जाए,
OBOR का जो विजन है चाइना का, वो जनाबे वाला बिल्कुल वो क्या कहते हैं कि जमीन बोस होकर रह जाएगा। लेकिन आप CPEC को भी NFC में डाल दें, उसके जिस तरह CPEC के हवाले से गलत तकसीम हुई, मैंने वो करारदाद पेश किया था। तो जनाबे वाला इसके अलावा हमारे यहां माहौलियाती अमूर हैं, हमारे पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं, हमारे यहाँ गुर्बत है, हमारे यहाँ लिटरेसी है, एजुकेशन है, ये तमाम चीजों को आने वाले CPEC का हिस्सा बनना चाहिए। और इसमें सिर्फ ये अगर, क्योंकि उस करारदाद की कंटिन्यूएशन में अगर कोई करारदाद या कोई मुत्तफिका करारदाद, हमारे दोस्त बैठे हुए कुछ सूबाई हुकूमती अराकीन, इसमें सिर्फ उसकी कंटिन्यूएशन में हम इस करारदाद में ये इजाफा कर सकते हैं कि वफाकी हुकूमत आईन के आर्टिकल 160 के शिक 3 या सबसेक्शन 3 के तहत वो सूबों के हिस्से में कोई भी कमी नहीं कर सकता। लिहाजा वफाकी हुकूमत को तो यकीनन दो काम करने पड़ेंगे, या तो कॉन्स्टिट्यूशन को अब्रोगेट करे, कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करे, मुअत्तल करे, खत्म करे, फिर जाके वो 8.2% वो जो फाटा को देना चाहते हैं, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को देना चाहते हैं सिक्योरिटी की मद में, उनके पास कोई और रास्ता नहीं रह जाता। लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशन को, मुझे पता है, मुझे इल्म है, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब, PTI की हुकूमत, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अब्रोगेट नहीं करेंगे। 18th अमेंडमेंट का नवाब साहब ने जिक्र किया। 18th अमेंडमेंट कोई स्पेशल चीज नहीं है। 18th अमेंडमेंट में 72 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल अमेंड हुए। 18th अमेंडमेंट के आर्किटेक्ट 2004 और 5 में हम ही लोग थे। उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन, इससे पहले का कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देखें, उसमें दो फहरिस्तें थी, कंकरेंट और लेजिस्लेटिव लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट खत्म हो गया, सूबों को सारे इख्तियारात उनको मिल गए। एक आपके पास यहां पर फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है। तो मेरे ख्याल में एक करारदाद यह मंजूर होनी चाहिए, मेरे दोस्त हुकूमती बैठे हुए हैं, कि वफाकी हुकूमत आइन के आर्टिकल 160 की मुकम्मल तौर पर वो क्या कहते हैं कि तकरीम और इज्जत करते हुए सूबों का जो हिस्सा है आने वाले NFC में वो किसी सूरत भी कम ना करे। इसको आप एक करारदाद में इन कंटिन्यूएशन ऑफ दैट रेजोल्यूशन में मांग रहा था, रेजोल्यूशन नहीं मिला अभी तक, वो रेजोल्यूशन मिल जाएगा उसके कंटिन्यूएशन में, इसको कंटिन्यूटी में उसको ले आएं और मेरे ख्याल में इसको मंजूर कर लें, ताकि कम से कम एक और पैगाम जाए कि हम बलूचिस्तान वाले वो किसी सूरत में भी बलूचिस्तान के हिस्से को कम होने भी नहीं देंगे, लेकिन 9% वाले हिस्से पे भी गुजारा नहीं करना। ये मैसेज भी क्लियरली हो सलीम जान, एक आप अपनी क़यादत को दोस्तों को दे कि अगर वो 9 पॉइंट समथिंग का जो पुराना फार्मूला बलूचिस्तान के लिए लाए, उससे हमारी गुर्बत, बदहाली, बेरोजगारी कम नहीं होगी। लिहाजा बलूचिस्तान की जो भी क़यादत NFC के लिए इस दफा जा रहा है, उसको ये पता होना चाहिए कि उसने इन तमाम चीजों को क्राइटेरिया में रखना है। हमने पिछली प्रेजेंटेशन में, पिछली तकरीर में तफसील के साथ आपको दिया। शुक्रिया जनाब स्पीकर।